हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 24 सितंबर 2021। तो 24 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाए तथा चैनल लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए बस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह दिवस कल के दिन यानी कि 23 सितंबर को मनाया गया है। 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का थीम रहा है, हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे हम में से प्रत्येक दुनिया भर में बहरे और सुनने वाले लोग जीवन के सभी क्षेत्र में सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने के हमारे अधिकार की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक कौन सा नारा लॉन्च किया गया है? तो एक आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है, वह कौन सा नारा है? तो दोस्तों वह एक नारा है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक ने शहर के राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर का अनावरण किया। आदर्श वाक्य को एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया था जिसमें कुल 79 विभिन्न प्रस्ताव शामिल थे। यह आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है, ओलंपिक भावना को प्रकट करने का चीनी तरीका है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक साथ एक प्रकार की एकता, सामंजस्य और कठिनाइयों पर काबू पाने का एक तरीका है। खेल 4 से 20 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनने के लिए तैयार है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यह ईमेल में कैलाश सत्यार्थी जी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में एक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। गुटेरस ने सत्यार्थी एसटीईएम कार्यकर्ता वेलेंटिना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैंड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैम्पिंग को नए एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 एसडीजी अधिवक्ता हो गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के निदेशक ने किस कंपनी के साथ अपनी कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो यह सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जिल के निदेशक मंडल ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया यानी कि एसपीएनआई के साथ कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। विलय के एक हिस्से के रूप में एसपीएनआई के शेयर धारक एसपीएनआई में विकास पूंजी भी डालेंगे, जो उन्हें विलय की गई इकाई में बहुसंख्यक हितधारक बना देगा। विलय की गई इकाई को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीबद्ध में किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और उससे पहले हम लोग एक और बात जान लेते हैं। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की बात हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1995 को तथा इसकी मुख्यालय है मुंबई में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों यह ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि 10%। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है। पहले अब 11% रहने का अनुमान था। मनीला स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% रहने की भविष्यवाणी की है। अब बात हुई एडीबी के बारे में, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी के अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा तथा इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है।
एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवेशकों और व्यवसाय के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह सिंगल विंडो सिस्टम पीयूष गोयल लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसाय के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। NSWS एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार के आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों का या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यह भारत में निवेशकों और उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत से भी मुक्ति देगा। यह इमेज में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने ही यह लॉन्च किया है हाल ही में NSWS यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रगति यानी कि SDG प्रोग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। यह इमेज में शेख हसीना। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश के स्थिर प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका के यात्रा पर है। अब बात हुआ है शेख हसीना यानी बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है जो इनको मिला है SDG प्रोग्रेस अवार्ड, उसके बारे में अब जान लेते हैं। बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टाका है, बांग्ला यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है शेख हसीना। यह है वर्ल्ड में बांग्लादेश जो भारत के बगल में ही स्थित है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने कब से कब तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है? तो यह 20 से 26 सितंबर तक फैसला किया गया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है। इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT द्वारा देश के 5 क्षेत्रों में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। तो यह न्यूज हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फेरोज फैजा बित्थर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश के हैं यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बांग्लादेशी हैं ये। बांग्लादेशी फेरोज फैजा बित्थर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है। ये है इमेज में फेरोज फैजा बित्थर, इनको हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उसके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोज फैजा बित्थर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति में परिवर्तन को प्रेरित किया है। तो हम लोग जान लिए इनके बारे में। अब जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो हम लोग ऐसे भी पिछले क्वेश्चन के बारे में जान लिए, यहाँ पर भी आप रिवाइज कर लीजिएगा बांग्लादेश के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज अडवाणी ने दोहा में अपना 21वां विश्व खिताब जीता है? तो दोस्तों ये अपना 24वां खिताब जीते हैं यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ IBSF 6 रेड स्कूनर विश्व कप में जीत के साथ अपना 24वां विश्व खिताब हासिल किया है। पिछले हफ्ते अपने 11वें एशियाई खिताब जीतने वाले अडवाणी ने पहले फ्रेम में 42 से 13 की जीत आसान जीत के साथ फाइनल की शुरुआत की थी। यह इमेज में ध्यान से देख लीजिए, भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह वीजा कार्ड के साथ साझेदारी की है यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। RBI द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। वीजा सह ब्रांडेड कार्ड 9 क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के साथ आते हैं, जिसमें यस फर्स्ट, यस प्रीमिया और यस प्रोस्पेरिटी के सभी सेगमेंट कंज्यूमर्स कार्ड, बिजनेस कार्ड और कॉर्पोरेट कार्ड शामिल है। अब बात हुई है यस बैंक के बारे में, तो यस बैंक का यह है लोगो। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। MD तथा CEO है प्रशांत कुमार जी। इसके फाउंडर्स है राणा कपूर तथा अशोक कपूर। इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, यानी यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों यह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो देश की युवा तकनीक प्रेमी आबादी को लक्षित करता है। इसका लॉन्च त्योहारी सीजन से पहले आएगा क्योंकि फेडरल बैंक का लक्ष्य उपभोक्ता ऋण मांग को मुनाना है, जो कि आर्थिक पुनरुद्धार के कारण त्योहारी सीजन के आसपास चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। अब बात हुई इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात हुई फेडरल बैंक के बारे में, हम लोग जान लेते हैं। फेडरल बैंक के एमडी तथा सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के मुख्यालय है अलुवा, केरल में। फेडरल बैंक के संस्थापक है केपी हॉर्मिन्स तथा इस बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में किस देश के लिए 3 दिन का दौरा पर गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में 3 दिन के दौरा पर गए हैं अमेरिका के लिए यानी यूएस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरा पर रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके साथ साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिमंडल भी है, जिसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और हर्षवर्धन श्रृंगला सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद प्रधानमंत्री के पड़ोस से परे यह पहली विदेश यात्रा है, यानी इतना दूर कोविड-19 के बाद पहला इनका दौरा है पीएम मोदी का। यहाँ पर दिया हुआ है कि कब वो कहाँ मिलेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी जो बाइडेन से की मुलाकात 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे जो बाइडेन। यहाँ पर सभी बात दिया हुआ है। संयुक्त महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है 25 सितंबर को संबोधित करने वाले हैं तथा द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बात हुई यूएस के बारे में, तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी यहाँ का राजधानी है तथा डॉलर यहाँ का करेंसी है यूएस डॉलर। इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है और प्रेसिडेंट यहाँ का है जो बाइडेन। यह वर्ल्ड मैप में हरा कलर से जो आपको दिख रहा है, यह है वर्ल्ड मैप में यूएस कंट्री। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक राज्य। कर्नाटका पास बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग गेम ऑफ चांस, यानी कि गेम ऑफ चांस बिल पारित किया है कर्नाटका राज्य ने। तो यह कर्नाटका राज्य ने किया है, तो कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, यह राज्यपाल हैं अब वर्तमान में कर्नाटक के जुलाई से, तथा 28 जुलाई 2021 से बसवराज बोम्मे यहाँ का मुख्यमंत्री भी हैं। 28 लोकसभा सीट है यहाँ पर, 12 राज्यसभा सीट है, कुल 224 विधानसभा सीट है, 75 यहाँ पर विधान परिषद है। अंशी तथा बांदीपुर यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। यह भारतीय मैप में रेड कलर से डिनोटेड कर्नाटक राज्य। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूएन ने अफगानिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स होने से बचने के लिए कितने सहायता राशि प्रदान की है? तो यूएन ने यह $45 मिलियन सहायता राशि प्रदान की है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूएन रिलीजेड $45 मिलियन टू प्रिवेंट अफगानिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम कोलैप्सिंग। यहाँ पर देखिए ट्वीट करके बताया हुआ है मार्टिन ग्रिफ्टियस का, यूएन रिलीफ चीफ जो है, वी कैन नॉट अलाउ अफगानिस्तान हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू कोलैप्स। ये नहीं हो सकने देते हैं, यानी कि अफगानिस्तान के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, जिसके वजह से इन्होंने USD 45 मिलियन ट्रांसफर की है अफगानिस्तान के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बचाने के लिए। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है? विच स्टेट हैज गॉट इट्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर रिसेंटली? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि नागालैंड। नागालैंड राज्य को हाल ही में अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक हाल ही में लिखी गई है। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब चुनना है तथा कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखते लिखते आदत बने और पूरे डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो सके आपको PDF फाइल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।
धन्यवाद।